नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। वैसे तो हमारा पूरा देश ही दर्शनीय है, पर भारत में मुझे दो स्थान अत्यंत पसंद हैं। दक्षिण में अंडमान निकोबार और उत्तर में लेह लद्दाख। जम्मू कश्मीर को अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए स्वर्ग कहा जाता है। इस स्वर्ग में सबसे सुंदर स्थान है लेह लद्दाख। मैं तो कहता हूँ जनाब कि जिसने लद्दाख नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप भी यही कहेंगे। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आज आपको लेह लद्दाख की सैर करवाऊंगा मैं ऋषिराज। अपने पहले दिन की यात्रा में हम दिल्ली से लेह पहुंच रहे हैं। विमान जब मनाली के ऊपर से निकलता है तो लगता है मानो स्वर्ग से गुजर रहे हैं। मनाली पार होने के बाद जब ये नंगे पहाड़ दिखाई दे तो समझ लें कि हम लेह पहुंच गए हैं। और ये जो बल खाती हरे रंग की नदी आप देख रहे हैं ना, ये सिंधु नदी है। यहाँ का नीला आसमान और साफ आबो हवा देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। फेफड़े तो जैसे खुशी के मारे भंगड़ा ही करने लगते हैं, विशेषकर जब आप दिल्ली जैसे प्रदूषित महानगर से आ रहे हैं। पहले दिन एक्लिमेटाइज होने के लिए थोड़ा विश्राम करना अत्यंत आवश्यक है। थोड़ा बहुत लोकल जरूर घूम सकते हैं। सबसे पहले हम निकल पड़े हैं लेह के स्थानीय सफर पर। इस स्थान को संगम कहते हैं। यहाँ सिंधु और झंस्कर नदियों का संगम होता है। हरे रंग के पानी वाली नदी ही सिंधु है। सर्दियों के मौसम में विश्व प्रसिद्ध चादर ट्रैक यहीं से शुरू होता है। संगम के बाद हमने रुख किया है मैग्नेटिक हिल की ओर। अगर आप यहाँ गाड़ी को न्यूट्रल में छोड़ दें तो खुद ब खुद चलने लगती है। अब हम नमन करने पहुंच गए हैं गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब, जहां वर्ष 1517 में गुरु नानक देव जी ने स्वयं पधारकर आम जनता को एक राक्षस के आतंक से बचाया था। और उनके यहाँ तपस्या किए जाने के कारण ही यहाँ ये गुरुद्वारा स्थापित हुआ और इसका नाम रखा गया पत्थर साहिब गुरुद्वारा। यहाँ के लंगर स्थान पर चाय प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम निकल पड़े हैं लेह के युद्ध स्मारक के लिए। सिंधु नदी का सौंदर्य यहाँ अप्रतिम दिखाई देता है। शाम ढलने को है और हम पहुंच गए हैं भारतीय सेना द्वारा संचालित हॉल ऑफ फेम में, जहां युद्ध स्मारक तो है और साथ ही लद्दाख की जानकारी भी। परमवीर चक्र विजेताओं और महावीर चक्र से सम्मानित वीरों को समर्पित एक गैलरी भी यहाँ बनाई गई है। कारगिल युद्ध में दुश्मन सेना से जब्त हथियारों और अन्य सामान को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। हाल ही में इसे भारत के सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय के रूप में चुना गया है। हर सुबह और शाम यहाँ ऐसी ही सेरेमनी होती है जिसमें हमारे शहीदों को नमन किया जाता है और उन्हें याद किया जाता है। दिन का समापन भला इससे अच्छा और क्या हो सकता था। आज के दिन की शुरुआत हमने सिंधु दर्शन स्थल से की है। एक हिंदू होने के नाते मेरे लिए सिंधु नदी के दर्शन करना एक विशेष महत्व रखता है। भारत की 7 सबसे पवित्र नदियों यानी कि गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी में इसकी गणना होती है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति भी सिंधु से हुई थी।
हमने यहाँ सिंधु के जल का आचमन किया और नमन किया। सिंधु का वास्तविक स्रोत कैलाश मानसरोवर क्षेत्र है। आगे वीडियो में हम डेमचोक नामक स्थान के काफी नजदीक होंगे, जहां से सिंधु भारत में प्रवेश करती है। सिंधु की कुल लंबाई 3610 किलोमीटर है, जिसकी कुल लंबाई का तिब्बत में केवल 2%, भारत में 5% और बचा हुआ 93% हिस्सा पाकिस्तान में बहता है। और अब आपको लेकर चल रहा हूँ मशहूर फिल्म 3 इडियट वाले जनाब रेंचो के स्कूल में। ये स्कूल लेह से 15 किलोमीटर दूर शय नामक स्थान पर है। इस स्कूल का असली नाम ड्रुप व्हाइट लोटस स्कूल है, जिसे प्यार से रेंचो का स्कूल भी कहा जाता है। हम इस स्कूल की बिल्डिंग देखकर हैरान रह गए, क्योंकि ये न केवल भूकंप रोधक है, बल्कि अपनी बिजली की पूर्ति भी सोलर पैनल से करती है। अब हम बढ़ रहे हैं विश्व की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड यानी कि खारदुंगला पास की ओर। यहाँ बोर्ड पर पर्यटकों को पहले ही आगाह कर दिया जाता है कि 30 मिनट से ज्यादा ठहरने पर मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा एयरटेल यहाँ काम कर रहा था। करीब 20 मिनट बिताने के बाद हम अपने आज के गंतव्य सुमूर के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन पहले हम पहुंचेंगे सियाचिन युद्ध स्मारक, जो हमारे लिए किसी महातीर्थ से कम नहीं है। ये बल खाती नदी जो आप देख रहे हैं, इसका नाम श्योक है, जो आगे जाकर सिंधु में मिल जाती है। अभी हम निकल रहे हैं डिस्कित नामक इलाके से, जहां नुब्रा और श्योक नदी का संगम होता है। और ये है नुब्रा घाटी। यहां से सियाचिन बेस कैंप तक नुब्रा नदी हमारे साथ ही रहेगी। अब हम प्रवेश कर रहे हैं तीर्थों में महातीर्थ सियाचिन बेस कैंप में। ये उन सैनिकों की याद में बनाया गया है जो सियाचिन जैसे दुर्गम इलाके में देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यहाँ अधिकतर सैनिक मौसम की मार झेलते हुए शहीद हुए हैं। स्मारक के पीछे जो काला पत्थर आप देख रहे हैं, उस पर शहीदों के नाम लिखे गए हैं, जिनकी संख्या अभी तक करीब 890 है। बेस कैंप की ऊंचाई 13,000 फीट है, जबकि ऊंचाई पर ग्लेशियर पर बनी चौकियों की ऊंचाई करीब करीब 21,000 फीट तक चली जाती है, जहां
तापमान 0 से 70 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। सियाचिन के बारे में कहा जाता है कि ये जगह इतनी बंजर और इसके दर्रे इतने ऊंचे हैं कि यहाँ केवल सबसे गहरे दोस्त और सबसे कट्टर दुश्मन ही आते हैं। सैनिकों को सलाम करने के बाद हम रात्रि विश्राम के लिए सुमूर आ गए। सुबह 7 बजे हमने सुमूर छोड़ दिया और बढ़ चले अपने आज के गंतव्य चुशूल की ओर। सुबह सुबह नुब्रा और फिर श्योक नदी का रूप अलग ही छटा बिखेर रहा था। श्योक पहुंचने के बाद हमने थोड़ी देर विश्राम किया और कुछ स्थानीय घरों को देखा और फिर निकल पड़े हैं भारत की सबसे सुंदर झील पेंगोंग का दीदार करने। भारत और चीन को विभाजित करने वाली ये झील विश्व की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 14,270 फीट है। इसकी कुल लंबाई 134 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 5 किलोमीटर है। नीचे नीला पानी और ऊपर नीला आसमान इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। मेरा दावा है आपने इससे सुंदर झील आज तक नहीं देखी होगी। पेंगोंग से चुशूल की दूरी लगभग 48 किलोमीटर है। यहाँ से चुशूल को जाने वाला रास्ता केवल कच्चा सा रास्ता है। अंधेरा होते होते करीब 7 बजे हम आज की मंजिल चुशूल पहुंच ही गए। चीनी सीमा से सटा चुशूल एक ऐसा स्थान है जहां 1962 के भारत चीन युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान चीन को यही हुआ था। रात्रि में तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे चला गया था। अपने दिन की शुरुआत हमने की है गोरखा राइफल्स और फील्ड रेजिमेंट के युद्ध स्मारक पर नमन करके, और यहाँ से हम निकल पड़े हैं कुमाऊं रेजिमेंट के रिजांगला युद्ध स्मारक पर, जहां 114 महावीर शूरवीर सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में एक ऐसी शौर्य गाथा को अपने लहू से लिखा था
जो आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। यहाँ हमारी बाईं और थोड़ी ही दूरी पर चीनी सीमा क्षेत्र शुरू हो जाता है और ये है वो पवित्र भूमि जहां कुमाऊं रेजिमेंट के रिजांगला युद्ध के 114 शहीदों का अंतिम संस्कार किया गया था। अब हम निकल रहे हैं न्योमा से। यहां से डेम चौक मात्र 85 किलोमीटर के आसपास ही रह जाता है, जहां से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। सिंधु का ये अद्भुत रूप किसी को भी सम्मोहित कर सकता है। रास्ते में हमें सोकर झील के भी दीदार हुए, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहां से करीब 4 घंटे बाद हम पहुंच गए हैं लेह मनाली हाईवे पर और यहां से हमें आज के गंतव्य किलोंग तक पहुंचना है। लेह से मनाली का रूट भी यहीं से होकर जाता है, जो किसी स्वर्ग के नजारे से कमतर नहीं है, पर यह रूट केवल मई से नवंबर के बीच में ही खुलता है। शाम करीब 7 बजे हम अपने आज के गंतव्य किलोंग पहुंच गए हैं। किलोंग की ये सुबह बहुत ही खुशगवार है।
यहाँ सबसे पहले हमें मिली है ये भागा नदी, जो सूरज ताल से निकलती है। इस जगह का नाम है टांडी, जहां चंद्र और भागा नदियों का संगम होता है। जब ये चंद्रभागा नदी हिमाचल प्रदेश से कश्मीर में प्रवेश करती है, इसका नाम चंद्रभागा से चेनाब हो जाता है और आगे जाकर यही चेनाब पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और फिर अंततः सिंधु में मिल जाती है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं रोहतांग पास। महर्षि वेद व्यास जी की तपस्थली कहलाने वाला रोहतांग हिमालय पर्वत श्रृंखला के पीर पंजाल श्रेणी में आता है, जिसकी ऊंचाई 13,058 फीट है। यहाँ से पूरे साल ही बर्फ के नजारे लिए जा सकते हैं। इसीलिए मनाली से आने वाले पर्यटकों का विशेषकर गर्मियों में यहाँ तांता लगा रहता है। रोहतांग एक तरह से हिमाचल प्रदेश की दो मुख्य घाटियों कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ता है। ये है ब्यास नदी का स्रोत। ब्यास नदी रोहतांग में ब्यास कुंड से निकलती है। ऐसा माना जाता है कि ब्यास नदी का पृथ्वी पर अवतरण महर्षि वेद व्यास जी की तपस्या का परिणाम था। उन्होंने 12 वर्ष तक यह तपस्या कर इस नदी का अवतरण किया था। ब्यास नदी की कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। यहाँ से निकलने के बाद इसका मिलन सतलुज के साथ पंजाब के कपूरथला जिले में हरीके नामक स्थान पर हो जाता है। दोस्तों, हमारे 5 दिन का सफर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। इसको लाइक करें व आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग इंडिया विद ऋषि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।